अगर ये अनवेल है या डीमोटिवेटेड है, वॉट एवर द रीजन, अनवेल है तो उसको छुट्टी दे दो, किसी और को प्रोसेस में ले लो। समझ में आया? और अगर डीमोटिवेटेड है तो उसको मोटिवेट करके वापस से काम पे सही तरीके से लाना, ताकि वो सही से अपना कंट्रीब्यूशन दे सके उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। राइट? स्पीड बॉस हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस किसी भी तरीके का ब्रेकेज होता है, वियर एंड टियर होता है, तो उसको प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कैसे आप रेक्टिफाई करके काम को करेंगे। राइट? ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ड्यूटी होती है। उसके बाद हमने एक और देखा था गैंग बॉस। गैंग बॉस यानी ओवरऑल टीम को गाइड करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, लीड करने वाला, और जो टीम लीडर के रूप में गैंग बॉस को हम लेते हैं। ठीक है ना? पूरे के पूरे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को वो लीड करेगा। एंड देन फाइनली इज लास्ट वन इज क्वालिटी इंस्पेक्टर। क्वालिटी इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, जो उनका बेंचमार्क है उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं, और अगर कोई डेविएशन है तो उसको रिजेक्ट कर दो, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, और अगर कोई डेविएशन नहीं है तो उसको पास कर दो। यानी फाइनल फिनिश गुड का एक बार क्वालिटी चेक होता है कि ये हमारे बेंचमार्क के हिसाब से है या नहीं। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फंक्शनल फोरमैनशिप, जो दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग 4 फोरमैन या लीडर्स बोल सकते हो है। इसके अलावा आपने कुछ और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? बिल्कुल सही। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने बताया था कि सपोज करिए आपके पास मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने बताने की कोशिश की थी। मैनेजमेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट है, सपोज करो डिसीजन मेकिंग से शुरू होता है। ठीक है ना? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किस चीज के रिगार्डिंग करेंगे आप? कैपिटल रिसोर्स। ठीक है? उसके बाद फिजिकल लिख देते हैं, फिजिकल रिसोर्स, और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है? अब यही तीनों रिसोर्सेज है। इन्हीं तीनों रिसोर्सेज का किस तरीके का आप यूटिलाइजेशन करिएगा, ताकि इस तरीके से डिसीजन लीजिए कि इन तीनों रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूटिलाइज करके फाइनली जो लास्ट में आपको करना है वो क्या करना है, अपने गोल को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ठीक है ना? तो मैनेजमेंट का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज सो दैट वी कैन अकम्प्लिश द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? जो फाइनल डेस्टिनेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है? ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड्स हियर, और ये सारे प्रोसेस बीच में आते हैं जो फिजिकल रिसोर्सेज है या कैपिटल रिसोर्सेज है या ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनके यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है? यही लिखना था, यही डायग्राम बनाना था, यही कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट है। और कुछ, और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो? मैं 2-3 सवाल पूछ सकती हूँ सबसे, बीकॉम के स्टूडेंट से भी, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट उन लोगों ने भी पढ़ा है। पूछ सकती हूँ? हाँ, ठीक है। नो मैम? यस मैम? हाँ, यस नो मैम? ठीक है, ओके, मैं पूछूंगी, फिर भी पूछूंगी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपको मालूम है तो आप बताइए कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क क्या होता है, या साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉब क्या होता है। बंद कर दो अभी किताब कॉपी। ठीक है, बोलिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क कैसे डिफाइन करेंगे? और मोशन मेथड, टाइम। हो गया? ठीक है? बीकॉम के स्टूडेंट्स कौन कौन है यहाँ पे? बताइए, आपको भी मालूम है ना? बताइए साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क कैसे बोलेंगे हम लोग? स्टडी ऑफ टास्क ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्क, मोशन वर्क, मेथड वर्क एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि जब हम तीनों चीजों की, चारों चीजों के बारे में पढ़ लेते तो कंप्लीट स्टडी ऑफ एनी टास्क बोला जा सकता है, जिसके बेसिस पर हम किसको एलोकेट करना है, कितना टाइम एलोकेट करना है, सब कुछ पहले से तय कर सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग करने से पहले आपको किसी टास्क का साइंटिफिक स्टडी करना होता है। क्लियर? क्लियर है? ओके, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट इज फटीग स्टडी?
रेस्ट इंटरवल्स एंड वर्किंग आवर को डिफाइन करना, सो दैट कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर रेस्ट टाइम और वर्किंग आवर बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए, ताकि वो काम में थकान महसूस करे और अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाए। ठीक है, चलो ये भी आता है। स्केलर चेन क्या है? बोलो एक एक करके बोलो। हाँ, या करेक्ट, वेरी गुड। सीक्वेंस में कम्युनिकेशन का ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाना, यानी कि जो भी बीच में जितने भी हायरार्की आते हैं, ऑल आर इक्वली इन्फॉर्म्ड अबाउट द फॉर्मल नोटिस मैसेज वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज, यानी सबको आप बताते हैं कि क्या क्या बातें हो रही है, तो पूरा ऊपर जाएगा। इट कैन बी अपवर्ड, इट कैन बी डाउनवर्ड, दोनों ही तरफ ये कम्युनिकेशन फॉलो होता है, लेकिन ऑल आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसको हम स्केलर चेन बोले। एक और क्या है? गैंग प्लान। गैंग प्लान का मतलब डायरेक्ट ऊपर इमरजेंसी केस, शाबाश, डायरेक्ट नहीं, इमरजेंसी केस में जब आपको जरूरत है उन तक आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, यही बुलाएंगे, उसी को बोलते हैं गैंग प्लान कम्युनिकेशन। ओके, लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर किया था ये बता दो। हो गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी मैंने लास्ट क्लास में, तुम लोग थे, ठीक है ना, आप लोग नहीं थे, अब ऑनलाइन भी थे कि नहीं थे मुझे याद नहीं आ रहा, थे तो कहाँ तक खत्म किया था? ऑल आर डन। एडमिनिस्ट्रेटिव शुरू किया था, कितने पॉइंट्स हुए थे? एडमिनिस्ट्रेटिव पे चलते हैं, पढ़ा दो। क्या हो गया? परसों नहीं आए थे ना, हाँ छुट्टी मना रहे थे आप लोग। कैसे लग गया अपने मन से? बिना नोटिस के कुछ लगाया मत करो। ओके, नाउ चलो, यही सब हुआ था, टेक्निक्स हुआ था जो आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मतलब 15 तारीख को भी, जिस समय मैं खत्म करने वाली थी, कंक्लूड कर रहे थे एग्जाम के लिए आपको। नाउ 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, ठीक है ना। 14 प्रिंसिपल दिया था हेनरी फेयोल ने कि ये सारे होने चाहिए, जिसमें पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का सिंपल मतलब है क्या? करेक्ट, तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है splitting any complicated task into the simpler element and then assigning those tasks to the person who is competent or who is eligible in performing that particular task, ठीक है, या वर्क या जॉब, जो भी बोलो। समझ में आ गया डिवीजन ऑफ वर्क? नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उतनी ही ऑथोरिटी भी देनी चाहिए, ताकि आप आसानी से उस काम को खत्म कर सके। अगर होगा, ठीक है, अगर पार्शियल नहीं है, अगर दोनों ठीक ठाक नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो क्या होगा कि काम को कंप्लीट करने में कठिनाई होगी, या फिर ऑथोरिटी अधिक है तो डिक्टेटरशिप वाला माहौल क्रिएट हो सकता है। समझ में आया? तो सफिशिएंट होना चाहिए, प्रॉपर टास्क को खत्म करने के लिए सफिशिएंट ऑथोरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो एसेंशियल है ही, हर जगह है, जहां 10 लोग हो, जहां 5 लोग हो, जहां पे 5000 लोग हो, जहां पे 50,000 लोग हो। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है। इसीलिए डिसिप्लिन कैसे होगा? तो यूनिफॉर्म पॉलिसीज, यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर रिवॉर्ड चैनल को अडॉप्ट करिए, प्रॉपर पनिशमेंट चैनल को अडॉप्ट करिए। अगर किसी ने गलती की तो एक जैसा यूनिफॉर्म पनिशमेंट फॉर ऑल, एक तरह के गलती के लिए। समझ में आया? अगर किसी ने अच्छा किया तो अप्रिसिएट करिए, रिवॉर्ड दीजिए उसको, सो दैट की डिसिप्लिन मेंटेन रहे। दोनों तरीके से, पॉजिटिव डिसिप्लिन और निगेटिव डिसिप्लिन, दोनों तरीका होता है। निगेटिव डिसिप्लिन का मतलब होता है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। समझ में आया? नंबर काटना, अटेंडेंस काट लेना, बच्चों को डांटना, फटकारना, क्लास से बाहर निकाल देना, दीज आर द टाइप ऑफ निगेटिव डिसिप्लिन, राइट। मैं सिर्फ बोलती हूँ क्लास, दैट मीन्स कि अगर आप डिसिप्लिन को खत्म कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ठीक है ना, ओवररूल करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आप क्लास में हैं, ठीक है, और आपके क्लास में एक मैम भी है, राइट। आप थोड़ा शांत हो जाइए, नहीं तो यहाँ तक ठीक है, नहीं तो बाहर निकाल दूंगी। वो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करिए। जो
पॉजिटिव डिसिप्लिन होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन उसमें मेंटेन किया जाता है। उस पे जो लोग होते हैं जिनको डिसिप्लिन जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो सेल्फ डिसिप्लिन को इनकरेज करते हैं, ठीक है। तो उनको इनकरेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में जो अच्छा कर रहा है उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसको प्रमोशन दे रहे हैं, उसको किसी तरह से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो अच्छा करता रहेगा। और बुरा जो करो उसको भी लगेगा यार हम भी थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, हमको भी अगली बार रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिलेगा, हमको भी इंसेंटिव्स मिल सकता है या प्रमोशन मिल सकता है। समझ रहे हैं, आपके कंडक्ट का भी रोल होता है। आपका पूरा एक एम्प्लॉयमेंट बुक या रजिस्टर तैयार किया जाता है, जितने ड्यूरेशन तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं आपके एक एक मूव का रिकॉर्ड रखता है। वो अच्छा किया उसका भी रिकॉर्डिंग है, गलत हुआ उसका भी रिकॉर्डिंग है, आपने कितने टीम मेंबर्स को सपोर्ट किया, कितने लोगों को आपने इनिशिएटिवली हेल्प करने के लिए, ये सब उसमें रिकॉर्ड होता है। और सब चीज का लेखा जोखा आपको ईयर एंड में इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको मिलता है। समझ में आया? अच्छा है, पॉजिटिव है सब कुल मिला के, ठीक है ना। कुल मिला के सब कुछ अच्छा है तो आपको अच्छा बोनस या अच्छा आपको जो भी एप्रिसिएशन जो भी होता है वो अच्छा होता है, यानी सैलरी हाइक अच्छा होगा, बोनस अच्छा मिल सकता है, पोजीशन अच्छा मिल सकता है। अगर मिला जुला के बहुत अच्छा नहीं है तो आपको कम भी मिल सकता है, बहुत कम मिल सकता है, और बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है। दोनों तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन कराया जाता है। अगर समझदार लोग होते हैं तो पॉजिटिव डिसिप्लिन ही नॉर्मली यूज किया जाता है, राइट। यूनिटी ऑफ कमांड मेरे ख्याल से सबको मालूम है, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था उस दिन। यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस से सारे आदेश को रिसीव करना, ठीक है। इफ समवन इज गेटिंग ऑल द ऑर्डर्स एंड ऑल द गाइडलाइंस फ्रॉम वन बॉस ओनली एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर वन पर्सन ओनली, ठीक है, देन दिस सेटअप इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड, जहां पे आपके मल्टीपल बॉस नहीं है, जो आपके फंक्शनल फोरमैनशिप में हैं। समझ में आया? फंक्शनल फोरमैनशिप में आपके मल्टीपल बॉस हैं, 8 बॉस आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्या करना है। टाइम कॉस्ट से रिलेटेड कोई दे रहा है, रूट से रिलेटेड कोई दे रहा है, उसके बाद स्पीड से रिलेटेड कोई दे रहा है, डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई दे रहा है। तो आपके डिफरेंट बॉसेस हैं जो आपको कंट्रोल कर रहा है। इट क्रिएट कैओस एंड कंफ्यूजन, राइट, ठीक है ना। एंड अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है, अगर एक ही जगह से आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, आप आराम से अपना काम कर सकते हो, उनका काम टाइम पे खत्म करके दे भी सकते हैं। क्लियर? नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या था? हाँ, वन प्लान वन एक्शन, इसको बोलते हैं वन प्लान वन एक्शन। यानी इंटायर ग्रुप, इंटायर एम्प्लॉयज, ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द डिविजन्स, ऑल द यूनिट्स आर पुटिंग देयर ऑल एफर्ट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ वन गोल, राइट, वन ऑब्जेक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हुआ? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किसको बोलेंगे? डायरेक्शन एंड कमांड में थोड़ा सा अंतर है। कमांड में एक बॉस से सारे आदेश आ रहे हैं, और डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि एक ही दिशा में सब लोग एफर्ट लगा रहे हैं ताकि वो रिजल्ट मिल जाए जो सब अचीव करना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब ये भी एक क्वेश्चन था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन मतलब क्या होगा? यानी कि एक एम्प्लॉयज या एक ग्रुप के बेनिफिट को आप सेक्रीफाइस कर दीजिए, जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें सबका भला नहीं हो रहा। आपको किसको इंपॉर्टेंस देना है? जनरल इंटरेस्ट को या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। जिसने जनरल या ऑर्गेनाइजेशनल लिखा है आंसर में, उसका सही आंसर है सबऑर्डिनेशन, यानी नीचे रखना। क्या? एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट को, व्यक्तिगत इंटरेस्ट यानी किसी एक का या किसी एक ग्रुप का इसमें हित हो रहा है लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन का हित नहीं हो रहा, तो वैसे को सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, राइट। वो अच्छा होगा तो सब उसके साथ साथ ग्रो करेंगे। समझ में आया ये 6 पॉइंट? रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, रेम्यूनरेशन का मतलब वेजेज या सैलरी, ठीक है। रेम्यूनरेशन का मतलब सिर्फ वेजेज या सैलरी होता है। हाँ, हेनरी फ्योल ने फेयर वेजेज की बात की थी कि the salary or the wages should be fair so that all the substantial need can be satisfied with that particular wages। और आपका जो एम्प्लॉय है वो वहां पे फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रह सके। उसके दिमाग में अगर किसी तरह के स्ट्रेस रहेगा कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, अगर उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो क्या हो सकता है, उससे वो फिजिकली
प्रेजेंट रहेगा लेकिन मेंटली एब्सेंट रहेगा और आपका काम जो है वो क्वालिटी का नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक फेयर वेजेस जिसमें उसके जो मिनिमम एक नीड है उसको सेटिस्फाई किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। एंड दैट शुड आल्सो डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। हर जगह कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होता है, तो वहां के हिसाब से वो एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए जिससे वहां का जो कॉस्ट है रहने का वो उसको कवर अप किया जा सके। समझ में आया? सेंट्रलाइजेशन सबको मालूम है। बताइए सेंट्रलाइजेशन क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगी। यही होता है, ठीक है ना, यही होता है और कुछ नहीं होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन एट वन पॉइंट, देयर इज नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द अदर पॉइंट्स इन डिसीजन मेकिंग, स्पेशली टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट डिसीजन। जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है सारे डिसीजन एक पॉइंट पे लिए जा रहे हैं। समझ में आया? हाँ, उसके बाद जो कम इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसको आप डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की में बोल सकते हैं। समझ में आया? एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कंप्लीट डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू आउट द ग्रुप। सब लोग डिसीजन ले सकता है अपने अपने काम से रिलेटेड। क्लियर? ठीक है, इसको और बताने की जरूरत है तो अभी बता देना। स्केलर चेन अभी अभी हमने कहा था, स्केलर चेन एक बार थोड़ा समझा देती हूँ। उस दिन समझाया था मैंने डायग्राम ड्रॉ करके। अभी भी समझाया, ठीक है। तो स्केलर चेन का मतलब होता है कि टॉप टू बॉटम एक एक करके, जितने मान लो कि ए से ए और डी के बीच में बी और सी आते हैं, तो अगर ए और डी को आपस में बात करना होगा तो वो बी को भी इन्फॉर्म करेगा, सी को भी इन्फॉर्म करेगा और तब ए तक जाएगा। समझ में आया? ऑल आर इक्वली इन्फॉर्म्ड, right? All are equally informed about the decision, about the message, about the information, right? कि कहीं पे कोई confusion नहीं हो। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ए डी के बीच में कुछ बात हुआ और ए ने डी को या डी ने ए को कोई काम असाइन किया है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पानी पी लो, पानी पी लो या बाहर से घूम के आ जाओ एक बार, ठीक है? गेट आउट। सृष्टि कोई बात नहीं, होता है। तुम्हारी जगह पे मैं रहती तो शायद मैं भी ऐसे ही करती। ओके, नाउ मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं खुली नहीं हूँ। ओके, मैंने क्या बोला अभी? सीक्वेंस में स्केलर चेन बोलते हैं कि सीक्वेंस में अपवर्ड डाउनवर्ड। स्केलर चेन का मतलब होता है फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे एक एक लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है कम्युनिकेशन को ट्रैवल कराने के लिए, राइट? कहीं किसी को हम स्किप नहीं करते, छोड़ते नहीं है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन वो शॉर्टकट तरीका हमेशा हम इमरजेंसी में यूज करते हैं, नॉर्मली उसको हम यूज नहीं करते, जिसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं या इमरजेंसी कहते हैं, जहां पे तुमको इससे होते हुए विश्वास को कुछ बोलना है। तो अगर आपका स्केलर चिन्ह है तो आप इसको बोलेंगे, ये इसको बोलेगा और फिर वो विश्वास तक इंफॉर्मेशन जाएगा। ये क्या है? स्केलर चिन्ह। अब आपको वो आंसर देगा तो इसको देगा, इसको देगा, यहाँ तक आप तक पहुंचेगा। स्केलर चेन समझे? सीक्वेंस में गया, सीक्वेंस में नीचे वापस आया। अब इमरजेंसी में इतना टाइम नहीं है कि इस दोनों को भी बताया जाए, ठीक है ना? फाइनली ऑर्डर उसी को लेना या डिसीजन उसी को लेना, तो आप क्या करोगे? सीधा उसको इन्फॉर्म कर दोगे और वो आपको सीधा डिसीजन देगा। इसको बोलेंगे गैंग प्लैंक, ठीक है? इसको बोलेंगे इमरजेंसी सिचुएशन। ये इमरजेंसी पे ही यूज करना चाहिए, ये हमेशा नहीं यूज करना चाहिए, नहीं तो ये दो लोग हमेशा उस इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाएंगे और फिर ये भी अपना इंटरेस्ट कम दिखाएंगे काम में। समझ में आया? ठीक है। ऑर्डर, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमेटिक ऑर्डर में किसी चीज को अरेंज करना, सीक्वेंस में किसी चीज को अरेंज करना, ठीक है ना? अरेंज नंबर्स इन ऑर्डर, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या तो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर में अरेंज करना किसको? रिसोर्सेज को, फिजिकल रिसोर्सेज को एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज को। ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे? ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्डर में रखने को बोलते हैं सोशल ऑर्डर। येलो मास्क इज बिजी विद टॉकिंग इन समवन एल्स, सो प्लीज अभी थोड़ी देर बंद कर दीजिए वो बातचीत, ठीक है ना? थोड़ी देर यहाँ पे फोकस करिए। हो गया? हो गया ना? अब मैं पढ़ाऊं? मैंने भी बताया ऑर्डर में। अब फिजिकल ऑर्डर मटेरियल का ऑर्डर होता है, ठीक है ना? और सोशल ऑर्डर ह्यूमन बीइंग का ऑर्डर होता है। तो ह्यूमन बीइंग को ऑर्डर में रखने का क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है? जो जिस काम में सक्षम है उसको उस काम में लगाना,
राइट, वो ऑर्डर में लगाना, ऑर्डर में रखना होता है ह्यूमन रिसोर्सेज को। अगर आपने गलत स्टाफिंग कर दी, गलत जगह पे लगा दिया, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत काम कर दे, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना अच्छा वो कर सकता था। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में अरेंज करके रखना, जो जिसके लिए सक्षम है उसको उस तरीके का काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, ये सोशल ऑर्डर हो गया। मटेरियल ऑर्डर या फिजिकल ऑर्डर हुआ जब आपने रॉ मटेरियल को, मशीनरी को, टूल्स को या अदर रिसोर्सेज को प्रॉपर जगह पे लगाया हुआ है। राइट, यानी कि अगर कोई भी काम होना है, मान लो कि कोई भी काम होना है, जैसे कि कोई मान लो चिप्स मैन्युफैक्चर करने का हम आपको बताएं, तो पहले क्या होगा, आलू खेत से मंगाया जाएगा, फिर उसको वॉश किया जाएगा, फिर उसको कटिंग किया जाएगा, फिर उसको डीप फ्राई किया जाएगा, फिर उसमें फ्लेवर डाला जाएगा, फिर उसको पैकेजिंग किया जाएगा, फिर उसको कार्टून में डाला जाएगा और फिर वो वेयर हाउस में चला जाएगा जहां से मार्केट में जाएगा। ये ऑर्डर समझ में आया? इस ऑर्डर को अगर हम दाएं बाएं कर दे तो कितना बार मूवमेंट करना पड़ेगा, सीक्वेंस ब्रेक होगा? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या होगा, मोशन स्टडी में जो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया गया था कि कम से कम मिनिमम मूवमेंट, वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। मिनिमम मूवमेंट नहीं होगा, मैक्सिमम मूवमेंट होगा, क्षति होगा ज्यादा, ठीक है, नुकसान ज्यादा होगा और टाइम टेकिंग भी होगा। समझ में आया? कभी भी यूट्यूब पर बहुत कुछ देखते हो तो एक बार टाइम स्पेंड करना, प्रोसेस देखना, किसी भी चीज का प्रोसेस नॉर्मली फूड फैक्ट्री या डिस्कवरी में दिखाया जाता है। समझ में आया? कभी अगर डिस्कवरी या फूड फैक्ट्री देखा होगा तो बहुत सारा प्रोसेस ध्यान से देखना, कितना अच्छे से उसको सीक्वेंस में अरेंज करके आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? ठीक है, हम लोग भी एक ऑर्डर में चल रहे हैं। किस ऑर्डर में चल रहे हैं? पीपीएम पढ़ रहे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया, क्यों नहीं पहले तुम लोग को कंट्रोलिंग पढ़ा दिया, फिर स्टाफिंग पढ़ा दिया, फिर आपको मैंने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा दिया, तब जाके पढ़ाते ये सब। एक ऑर्डर में चल रहे हैं ना, धीरे धीरे बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। राइट, तो यही ऑर्डर होता है जो वहां पे भी है कि आप एक सीक्वेंस में राइट प्लेस में राइट ऑर्डर में बढ़ रहे हो आगे। समझ में आया? ये ऑर्डर पे रखेंगे तो आपका टाइम, आपका एफिशिएंसी, आपका एनर्जी सब सेव्ड रहेगा, नहीं तो अधिक खर्चा होगा, कम प्रोडक्शन होगा। इक्विटी मतलब होता है क्या? इक्वालिटी, ठीक है, यानी देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट विद एवरीबॉडी, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब होता है भेदभाव करना। आप किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर रहे एम्प्लॉइज के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, किसी भी चीज के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा। एक जैसा ट्रीटमेंट, एक जैसा रूल, यूनिफॉर्म पॉलिसीज, प्लान्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर वन एंड ऑल। राइट, इक्विटी को इंश्योर करने के लिए। अगेन, अगर इक्विटी नहीं होगा तो इम्पार्शियल होंगे, इम्पार्शियल होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, वॉर होगा मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस तरह का वॉर नहीं जो ईगो वियाट होगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का क्या मतलब हुआ? फ्रिक्वेंटली चेंज, हाँ बिल्कुल। स्टेबल का मतलब पता है ना, स्थिरता, और पर्सोनल का मतलब एम्प्लॉय से है, ह्यूमन रिसोर्सेज से है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करें, क्योंकि अगर रेगुलर आना जाना होगा एम्प्लॉयज का, रेगुलरली लोग चेंज होते रहेंगे तो क्या होगा, तो वो ज्यादा अच्छा आउटपुट नहीं कर पाएंगे, वो सेट नहीं, वो आएंगे, आप उनको सिखाएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा आएगा, फिर दूसरे को सिखाओगे, फिर वो चला जाएगा, तो तुम्हारा फायदा कुछ होगा नहीं होगा ना। सिखाने में ही टाइम और बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। तो आपका रिक्रूटमेंट का जो कॉस्ट है, स्टाफिंग का जो कॉस्ट है, ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है, वो सब बेकार हो जाएगा। राइट, अगर आप चाहते हैं कि एक बार इस कॉस्ट को इनकर करने के बाद लंबे समय तक हमारे साथ वो लोग रहे, तो आपको वैसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां लोग रहना पसंद करेंगे। समझ में आया? जहां लोग लंबे समय तक अच्छे से अपने एक कंफर्ट जोन में काम को संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए आपको स्टेबिलिटी और पर्सनल इंश्योर करना चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जहां पे लोग रहना और काम करने में शांतिपूर्ण तरीके से काम को कर सके, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली जो लोग छोड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, अपने काम से दुखी नहीं होते हैं, वो अपने बॉस से दुखी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बॉस से दुखी होने के कारण लोग छोड़ते हैं, ऐसा माना गया है। तो बॉस का क्या मतलब है, वो उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, इस तरीके का सुपरविजन देता है कि कभी कभी आपको इरिटेटिंग लगता है, आप चाहते हैं कि हम कहीं से, ये तो जा नहीं सकता तो हम ही चले जाए। समझ में आया? इसीलिए स्टेबिलिटी और पर्सनल जरूरी है, उस तरीके का कंडक्ट, उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहां लोग रुक करके लंबे समय तक रहने में उनको कोई परेशानी ना हो। समझ में आया?
इसको इंश्योर करना है। इनिशिएटिव का मतलब होता है क्या, शुरुआत करना। शुरुआत करने का मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने एंड से क्या शुरुआत करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम्स बहुत सारा है ना, जैसे 2000 प्रॉब्लम्स बताओ, बताइए कोई प्रॉब्लम्स क्या आपको लग रहा है। चैलेंजेस क्या है या ठीक है, खाना बनाना पड़ता है। ओके, खाना बनाना एक प्रॉब्लम है, गाड़ी चलाना एक प्रॉब्लम है किसी के, कॉलेज का काम भी है, घर का भी काम है, जल्दी सो के उठना पड़ता है। दीज आर द प्रॉब्लम्स नाउ। अब दीज आर द प्रॉब्लम्स, सपोज करो ये तो काम है, पढ़ना पड़ता है। अच्छा ठीक है, पढ़ना पड़ता है, ये अगर आपके लिए प्रॉब्लम है तो आप इनिशिएटिव क्या लीजिएगा। अब इस प्रॉब्लम को और बड़ा बताइएगा, या आपका इनिशिएटिव ये होना चाहिए कि हम कैसे अपने रूटीन को स्ट्रेटेजाइज करें, कैसे स्ट्रैटेजी बनाए कि हम उस काम को समय से खत्म कर सके, क्योंकि प्रॉब्लम 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 करने से प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, राइट। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो कहीं से निकलेगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप लोगों ने अभी मेंशन किया, ठीक है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काम है आपका, ठीक है ना। और आपको इसको प्रॉब्लम के रूप में नहीं, इसको आपको वर्क इज वर्शिप, राइट। आपको इसको तो आपका मेन पर्पस है लाइफ का, ठीक है ना। और अगर ये पर्पस नहीं है आपके लाइफ का तो कुछ और पर्पस होना चाहिए। कोई बिना पर्पस के तो आदमी और जानवर दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, उसका भी कोई पर्पस नहीं होता। पूछो किसी गाय भैंस शेर से, जंगल का जानवर से, क्या पर्पस है तुम्हारे जीवन का, ये डजंट नो, राइट। बोलता नहीं है, वो अपने भाषा में बोलता है, ठीक है ना, वो अपनी भाषा में बोलता है, आप नहीं समझते उसकी भाषा, वो अलग बात है। समझ में आया ना, समझ में आया ना। इसीलिए बोलते हैं ना रोर करता है, वो रोर करके कुछ तो बोलता होगा, वो रोरिंग बार्किंग उसका लैंग्वेज है ना। आपको बचपन में पढ़ाया गया, तो बोलता कैसे नहीं है, वो म्यू करता है, कैट करता है ना, तो वो बोलता है। अब वो म्यू का क्या मतलब है वो हम तो नहीं समझ रहे हैं, राइट। दे आल्सो एक्सप्रेस, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन पर्पस कुछ नहीं है उनके लाइफ का। अगर आपके लाइफ का भी कुछ पर्पस नहीं है तो सब बराबर है, फिर बिना पूछ और बिना सिंह के, राइट। क्लास, अरविंद कुछ बोल रहे हो क्या, क्लास में हम बैठ कर अरविंद, ठीक है। 16 एब्सेंट मार्क करो इसको, ऐसे भी, और 6 इसको भी एब्सेंट मार्क करो। वो नेटवर्क इशू मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए आप एब्सेंट है। नाउ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं बताया क्या। वाटर प्रॉब्लम, ठीक है ना, नेट प्रॉब्लम, करेक्ट, ये लैंड प्रॉब्लम, राइट, ये सारे प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम गिनाने तो बहुत आसान है, राइट। अब इस प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है, हर एक आदमी अपने अपने एंड से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, जैसे तुमने मुझे अभी सजेस्ट किया वाईफाई, पर्सनल वाईफाई दे दिया, अभी बताया तुमने ना, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मुझे लगता है कि कहीं कहीं का नहीं काम करता, तो मैंने अपना ये पर्सनल खरीद लिया, ताकि जहां भी मुझे जरूरत हो मैंने इसको यूज करके अपना काम कर लूं, आपको प्रोजेक्टर पे दिखा सकूं। दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम है, हो सकता है उस प्रॉब्लम को खत्म होने में थोड़ा टाइम लगे, अगर इतना पेशेंस नहीं है तो हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना, या प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट टेकिंग इनिशिएटिव। आपने अपने टीचर के प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश की, आपने अपना पर्सनल वाईफाई ऑफर किया कि हम दे देते हैं अगर नेटवर्क नहीं काम करा तो। अभी अभी ये सॉल्यूशन का पार्ट बना। इनिशिएटिव लेना इसी को बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी हजारों प्रॉब्लम्स होते होंगे ना, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत लार्जर स्केल पे काम होता है, तो प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं। अब प्रॉब्लम 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 हर लोग लिख करके दे रहा टॉप मैनेजमेंट को, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देयर शुड बी सच एम्प्लॉइज जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख करके दे, राइट। इस तरीके का एम्प्लॉइज आपको क्रिएट करना है, ना कि प्रॉब्लम काउंट कराने वाला एम्प्लॉइज आपको चाहिए। समझ में आया। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपने इस तरीके का एम्प्लॉय नर्चर कर रखा है, बना रखा, और ऐसे एम्प्लॉय गिफ्ट में नहीं मिलते हैं आपको, ऐसे एम्प्लॉय आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल से, बिहेवियर से, कंडक्ट से बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, ताकि आप एम्प्लॉयज का गुड फिट
ले सके, ट्रस्ट अर्न कर सके, वो आपके लिए डेडिकेटेड एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो सके, देन ही विल कम विद सॉल्यूशन। तो जहाँ पे हैप्पी एम्प्लॉयज होते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज कम होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स कम होते हैं, क्योंकि वो खुद इनिशिएटिव लेके उस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। आपके घर में प्रॉब्लम होता है ना, आप पड़ोसी के पास जाते हो बोलने के लिए कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, या खुद ढूंढते हो उसका सोल्यूशन। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स है, आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स, तो आप खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो। अगर सॉल्यूशन ढूंढने वाले आपके यहाँ एम्प्लॉइज है, तो आप समझ लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। वो यही बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू फेयोल इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजर, यानी जो आपके यहाँ मैनेजर है, जो हायर पोजीशन पे, उनका ये काम होता है कि वो क्या करे, अपने एम्प्लॉइज में इनिशिएटिव लेने की भावना को जनरेट करे, कैसे उनको मोटिवेट करके, उनको अप्रिसिएट करके, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा देखो, सोचो, तुम करो, तुमको जो लगता है सही। समझ में आया? अगर वो अच्छा हुआ तो अप्रिसिएट करिए, अगर वो बुरा हुआ तो थोड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ही उसे असाइन किया है। समझ में आ रहा है इनिशिएटिव किसको बोलते हैं? तो ये इनिशिएटिव लेने वाले एम्प्लॉइज को क्रिएट करना होता है। एंड सिमिलरली स्पिरिट द कॉर्प्स है, जहाँ पे बहुत मैं कर नहीं करिए आप। अगर हर जगह मैं आई करते रहिएगा, तो क्या बाकी के लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं? बाकी के लोग के कंट्रीब्यूशन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। ठीक है ना? एक अकेला कितना भी कैपेबल हो, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के या पूरा डिपार्टमेंट के काम को होल्ड नहीं कर सकता। इसीलिए मैनेजर को मेरा, अपना या मैं नहीं बोल करके हमारा टर्म ज्यादा यूज करना चाहिए। ये हमारी जीत है, ये हमारी हार है। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं स्पिरिट द कॉर्प्स। चलिए अब, अच्छा अभी हमारे पास टाइम है, मैं आपको बता देती हूँ। स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट को जनरेट करना, टीम स्पिरिट को इनकलकेट करना। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं 4:25 तक पढ़ाऊंगी, याद नहीं है? अभी है टाइम। ओके सुनो, 2 मिनट। टीम स्पिरिट, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको लीडरशिप बताना चाहूंगी। पता नहीं आपको लीडरशिप पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना आगे, या फिर पढ़ना होगा तो बहुत बाद में पढ़ना होगा मेरे ख्याल से, थर्ड में। हाँ बताया था मैंने। तो ये लीडरशिप का जो होता है ना, ये यही होता है कि अ गुड लीडर इनकलकेट इन अ टीम, अ गुड लीडर इनकलकेट टीम स्पिरिट इन द टीम बाय taking the responsibility of failure and by giving the credit of success to their team। जो अपने टीम में सक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करे कि आप सबकी सहायता से ये हुआ है, और अगर कुछ गलती हुई है तो उसमें अपनी भी जिम्मेदारी ले, अपनी ही नहीं अपनी भी। ठीक है ना? हम भी उसमें शामिल हैं। ये बोलने का गट्स एक अच्छे लीडर में होता है। और वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही टीम में आपको डेडिकेटेड लोग मिलेंगे जो 12-12 1-1 बजे तक रुक करके काम खत्म करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है इसका तो कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट होगा। ठीक है ना? या तो मुझे पर्सनली हो या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को हो। राइट? तो ये क्या होता है? स्पिरिट द कॉर्प्स हम इसी को बोलते हैं। 14 प्रिंसिपल हमने खत्म कर लिया। कुछ प्रॉब्लम? बीकॉम स्टूडेंट, क्या आपको भी ये पढ़ना था? नहीं? ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आप लोगों को नहीं पढ़ना है? अभी नहीं पढ़ना, सिलेबस में है। तुम लोगों को साइंटिफिक मैनेजमेंट था ना, तो सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट ही पढ़ना है क्या? ब्यूरोक्रेटिक नहीं पढ़ना है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ना है, वो तो मुझे मालूम है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ना है। ओके ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और समझा चुके थे, थोड़ा वो बहुत ज्यादा रैपिड था या बहुत ज्यादा स्पीड था, आज थोड़ा ओके ठीक है। अब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। ठीक है ना? मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट कर दिया था। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लार्जर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्होंने कहा था कि यहाँ पर एप्ट होगा अगर आप ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम से काम करेंगे। तो क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ पे होता है, वहां पे काम को कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना? 50,000 एम्प्लॉय है जिस ऑफिस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां के लिए ये है। क्योंकि इसमें कुछ उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे कि आप ये सब फॉलो करिएगा तो आपका काम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी थोड़ा स्मूथली हो जाएगा। वो क्या क्या था? सबसे पहला तो अच्छा, हाँ, अभी मैं इसीलिए बता रही हूँ, सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क,
जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिविजन ऑफ वर्क इज द कॉमन विथ ऑल थियरीज ऑफ क्लासिकल अप्रोच। समझ में आया? या साइंटिफिक पढ़ लो, या एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ लो, या ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पढ़ लो। पहला पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर ही है, और या डिवीजन ऑफ वर्क है। आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं ना? ठीक है। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। इससे पहले क्या था? हायरार्की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जितने भी हायरार्की है, हायरार्की का क्या मतलब होता है? डिफरेंट लेवल्स। जो डिफरेंट लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड अथॉरिटी होना चाहिए, ताकि जो सीनियर है वो अपने जूनियर को हक से, ठीक है ना, काम असाइन कर सके, और जो जूनियर है उसको समझ में आए कि ये मेरे सीनियर का ऑर्डर है तो मैं करूँ, यानी कहीं कोई मना नहीं कर सकता। सबको मालूम है कि हु इज कैन असाइन टास्क टू मी, ठीक है। तो अथॉरिटी एंड वेल डिफाइंड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी यही कहता है कि जितने भी हायरार्की है, यानी जितने भी क्रम है ऊपर से नीचे की तरफ, वो अलग अलग वेल डिफाइंड होना चाहिए कि किसके पास कितनी पावर है, कितनी ऑथोरिटीज है, वो क्या क्या कर सकता है। अमन कहाँ गया? वो भी था क्लास में, बाहर है। 1 घंटे बाद क्यों आया है? अपना बैग लेने, उसको बोल दो अभी आधा घंटा और वेट कर। ओके, समझ में आया? तो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का मतलब वेल डिफाइंड हायरार्की, वेल डिफाइंड अथॉरिटी, जहां से आप क्या कर सकते हैं? जहां से आप किसी भी सीनियर, हाँ नहीं मना, ये बस याद रखो कि वेल डिफाइंड अथॉरिटी है, वेल डिफाइंड हायरार्की है, कौन किसका बॉस है, क्लियर है, ठीक है ना? बिल्कुल अथॉरिटी के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आप लिख सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी वेल डिफाइंड है, किस पावर में, किस प्लेस पर कितना पावर है, ठीक है ना? यानी ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे कितना कितना पावर या कितना कितना अथॉरिटी एलोकेट किया गया है, वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो किसको किसको काम डेलीगेट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं अथॉरिटी एंड अथॉरिटी, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। क्लियर है? ठीक है, एक काम करते हैं, पहले अटेंडेंस ले, तो मुझे डर लग रहा है ये बंद हो गया तो मैं फिर से क्या चीज नहीं बताया। क्लास क्लास मैं बाहर चली गई क्या? 2 मिनट रुको, अटेंडेंस लेना है ना आज। क्यों? 1 घंटा पापा रहे यहाँ पे, कितना टाइम लग गया? तो पीएनएम के पास में कॉलेज नहीं लेके चला, तो बहुत दिन बाद में ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा नहीं, सच नहीं, मैं तो देखा नहीं है मेरे पास। ठीक है, तुम कहाँ गए? सबको अलग अलग काम है। एक मिनट में अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले, फिर आगे का पढ़ाऊंगी। तुम बहुत दिन से नहीं आ रहे थे अमन, तुम्हारा बहुत कुछ छूट गया। एग्जाम चल रहा था, उससे पहले से नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। एग्जाम से पहले जिस दिन मैंने रैपिड एक्शन किया था उस दिन तुम नहीं आए थे। एग्जाम के पहले तो पढ़ाई करना होता है। अच्छा, बाकी के लोग क्या है? बाकी के लोगों का एग्जाम नहीं। टैलेंटेड है ना, गांव से आए तो ठीक है, आते तो कुछ फायदा ही होता, नुकसान नहीं। सॉरी मैम, कोई बात नहीं, मेरा नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ। रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे पढ़ा वो तो मैंने पढ़ा दिया। नहीं अभी नहीं, अब बहुत बड़ा सिलेबस है, सिलेबस खत्म करने के बाद। मैम रिकॉर्ड करके डालिए। नहीं याद है, डालती तो हूँ मैं क्या। संजना मैम का बीकॉम में क्लास है, ठीक है, मुझे अटेंडेंस दे करके जा सकते हैं आप लोग।
बीकॉम के स्टूडेंट्स जा सकते हैं, जान बची तो लाखों ओके। नाउ सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क है, कुछ नहीं बताना है इसमें। डिवीजन ऑफ वर्क किसको बोलते हैं? अमन बहुत दिन के बाद आया, तुम्हें बता दो। डिवीजन ऑफ वर्क किसको बोलते हैं? यस, अगर ये नहीं मालूम है, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं मालूम है, क्लास सब लोग मत बोलो। यस, क्या ऐसा कुछ था? मैं जितना सुनाई दिया उतना बोल दिया। डिवीजन ऑफ वर्क किसको बोलेंगे? इतना सिंपल है, नाम से ही होता है वर्क को डिवाइड करना। क्या पढ़ा रही हूं मैं? इसको बाद में पढ़ा देना ये पॉइंट, ठीक है। नाउ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी मैंने अभी बताया कि वेल डिफाइंड क्लियर कट डेफिनेशन दैट हाउ मच पावर, हाउ मच अथॉरिटी इज देयर एट वन हायरार्की। किसी भी डिफरेंट, जैसे कि सीनियर मैनेजर है, उसके बाद जूनियर मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद सेल्स मैनेजर, उसका एरिया मैनेजर है, तो किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कौन किसको रिपोर्टिंग कर सकता है, कौन किससे रिपोर्ट ले सकता है, फीडबैक ले सकता है, ये पूरा वेल डिफाइंड होना चाहिए ताकि आप प्रिंसिपल को फॉलो कर सके, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सके। और डिपार्टमेंट में कोई ये नहीं बोले कि मैं आपका काम नहीं करूंगा। जब सीनियर डेलीगेट करेगा, अपना टास्क या असाइन करेगा, तो जूनियर उसको करके देगा। समझ में आया? इसीलिए क्लियर कट ऑथोरिटी रहेगा तो इसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। ऑलवेज सुपीरियर्स और जो सीनियर्स है वो क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, कमांड करेंगे, ठीक है ना, वो ऑथोरिटीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है, क्या बात है पीछे, क्या है पीछे बताओ? आपको मालूम है सब, इसलिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ रूल्स। बताइए क्या है ये सिस्टम ऑफ रूल्स? ये क्वेश्चन भी था किसी ए या बी में, ठीक है ना। इन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ रूल्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डैश था ये क्वेश्चन किसी एक में। क्या लिखा उसमें, क्या लिखा? रूल्स एंड रेगुलेशंस आर, नहीं ये कैसे होगा? जिसका नाम था उसका नाम लिखने से कैसे होगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस आर स्ट्रिक्ट। सुनो ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर, अमन में फिर से बाहर निकाल दो। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर स्ट्रिक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिजिड, जहां पे कोई समझौता नहीं होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। वो जिस तरह से है उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कभी भी आप उसको फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते। तो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों चाहिए? ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, क्योंकि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो आप अगर फ्लक्चुएट होते रहेंगे तो कहीं पे भी कंफ्लिक्ट हो सकता है। इसीलिए यूनिफॉर्म रूल्स होगा, पेनाल्टी के लिए भी सिमिलर रूल्स, प्रमोशन के लिए भी सिमिलर रूल्स, रिवॉर्ड के लिए भी सेम रूल्स। तो सिस्टम ऑफ रूल्स जिससे आपको फायदा होगा कि आप पूरे बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा, अगर यूनिफॉर्म रूल्स है तो इसका आंसर होगा कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। समझ में आया? रिजिड है, स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, ये आंसर होगा उसका। ऑफिशियल रिकॉर्ड लास्ट पॉइंट है। ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड कीपिंग करना। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब होता है आप जो भी काम करते हो यू शुड हैव अ रिपोर्ट कि आपने क्या किया। अगर आपको कंपनी में किसी दूसरे कंट्री में भेजा या दूसरे जगह भेजा विजिट करने के लिए, तो आप वहां जा जाके क्या क्या किए, ठीक है ना, उसका एक रिकॉर्ड कीपिंग। आपको कंपनी ने 50,000, लाख, 5 लाख रुपया असाइन किया है किसी काम को करने के लिए, तो आपने पैसे का कहाँ कहाँ खर्चा किया, ये एक डिटेल्ड आपके पास डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है, क्या फायदा बताओ? ऑफिशियल रिकॉर्ड का एक फायदा ये होता है कि आपने, ठीक है ना, आपको जब फ्यूचर में सिमिलर टास्क को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, वापस से वैसे ही किसी प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, तो आपके पास एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपका पुराना रिकॉर्ड रहेगा जो आपको मदद करेगा कि यही काम हमने 2 साल पहले किया था, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ी थी, कितना कैपिटल हमने असाइन किया था, कितना सामान खर्चा हुआ था। आप, ठीक है, उतना सामान, उतने लेबर, उतने टाइम को तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बचा बजट,
तो बजट में जिस रेट से कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, प्राइस रेट इंक्रीज हुआ, उस पर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए तो आपका, तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है ना, ताकि आप आसानी से काम को कर सकते हैं। समझ में आया? तो ऑफिशियल रिकॉर्ड फ्यूचर रेफरेंस के लिए मेंटेन किया जाता है। और एक और बात है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी किया जाता है, यानी डिवीजन डिपार्टमेंट अपने आप को डिफेंड कर सकता है कि अगर कंपनी का इतना पैसा हमें मिला था पर्टिकुलर मद में खर्चा करने के, तो हमने क्या क्या खर्चा किया, क्योंकि आपके ऊपर बाद में कोई भी एलिगेशन लग सकता है कि आपने पैसे का गबन किया, फ्रॉड किया, या पर्सनल नीड के लिए आपने यूज किया। तो आपके पास अगर रिकॉर्ड रहेगा तो आप एक एक चीज का डेटा दे सकते हैं, एक एक रुपए का हिसाब किताब दे सकते हैं, और वो क्लियर हो जाएगा, आप अपने आप को बचा सकते हैं। रिकॉर्ड कहाँ पे मेंटेन होगा? हर जगह। तुम जो जाते हो कॉलेज जाते हो ना, अकाउंट्स में जाते हो, पैसा जमा करते हो, तुमको बिल देती है अकाउंट डिपार्टमेंट, अपने पास भी रखती है। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया। अब तुम्हारा फ्यूचर के लिए एक रेफरेंस रहेगा ना कि मैंने ये पैसा दे दिया मैम, देखिए मेरे पास रिकॉर्ड है, आपका ये स्लिप काटा हुआ है, साइन किया हुआ है। समझ में आया? ये रिकॉर्ड कीपिंग होता है। अब समझ में आया कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, ये सब कहाँ पे मेंटेन, फाइल्स बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं। क्लियर? ठीक है, ये पांचों पॉइंट हो गया। अब ये पांचों पॉइंट के जितने एडवांटेज है उतने ही क्या है, डिसएडवांटेज भी है, राइट? लेकिन देखो, सी वी आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, हमको पता है हर नियम को कैसे तोड़ना है, ठीक है ना, और ज्यादा स्मार्टली हम नियम को तोड़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं। इसीलिए जब नॉट जस्ट बिहारी, द ह्यूमन बीइंग का ये नेचर होता है, ठीक है ना, कि वो हर नियम को अच्छे तरीके से तोड़ देता है कि नियम भी ना टूटे और हमें दंड भी ना मिले। तो जब मैक्स वेबर ने ये पांचों प्रिंसिपल बनाया था, तो ही जस्ट लुक्ड एट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दीज पॉइंट्स जो मैंने बताया। इम्पर्सनल रिलेशन मैंने बताया क्या या नहीं बताया? प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा, कोई फॉर्मल, कोई इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई आपका रिलेटिव नहीं है, कोई आपका जान पहचान का नहीं है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सब आपके सीनियर जूनियर या जो कलीग्स है वही रिलेशनशिप है आपका सबके साथ आपका बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप है, किसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब इम्पर्सनल रिलेशनशिप उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक एक पॉइंट को इसलिए दिया ताकि उसके उन्होंने मेरिट पॉइंट को ढूंढा। अगर इम्पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता, अगर पर्सनल रिलेशनशिप हम वहां बघाड़ते तो क्या करते, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको प्रमोशन नहीं देते और जो हमारा रिश्तेदार है उसको हम प्रमोशन देते, तो पार्शियलिटी हो जाती, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता। इसीलिए उन्होंने कहा। लेकिन इस पांचों पॉइंट की जिसके मैंने आपको बताया कि क्या सोच करके ये पांचों पॉइंट उन्होंने दिया था, इस सब के डिसएडवांटेज भी है जिसको हमने ढूंढ निकाला। ठीक है ना, हमने क्या किया, डिसएडवांटेज को ढूंढ निकाला, और जब ढूंढा गया, डिसएडवांटेज देखा गया, तो पलड़ा ज्यादा भारी हो गया डिसएडवांटेज का, राइट? यानी इस सारे प्रिंसिपल के कुछ ना कुछ क्या है, डिसएडवांटेज है। हम ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा हो रहा था। लेकिन अभी जो बताया मैंने 5, एक बार उसको रिवाइज कर लो फिर से।